students, welcome to the class where we are studying structure and bonding. अब स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के पार्ट 4 में हम एक काफी महत्वपूर्ण जो विषय है वो लेंगे, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस का कुछ मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि रेजोनेंस होता क्या है, इसका क्या महत्व है और किस तरह ये फिनोमिना ऑपरेट करता है, इसके क्या कुछ कंडीशंस हैं। तो चलिए हम देखें कि रेजोनेंस समझने की कोशिश करें कि किसको कहते हैं रेजोनेंस। अब होता कुछ यूं है कि बॉन्ड्स जो हमारे हैं, अब हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे जाते हैं जो हमने पढ़ा था, जिसमें बहुत ही सरल उदाहरण एक कार्बन वाला, जहां एक कार्बन को अगर 4 हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच कर रहे हों तो फिर क्या बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड बन नहीं रहा है, तो जो s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल हैं बाहर की आउटर शेल के, वो चारों के चारों मिक्सिंग करेंगे। मिक्स करने के बाद वो 4 उससे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो बराबर होंगे, समान होंगे एनर्जी में और शेप में, जिसको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह जो अब हमारा बॉन्ड बनेगा इस ओवरलैपिंग से 4 हाइड्रोजन्स के साथ, ये एक ही जगह स्थित है। ये ऑर्बिटल्स जो हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग जो हो रही है वो एक ही जगह है। यहाँ इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ इस कार्बन मतलब कार्बन के इस ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन के बीच में, ऐसे ही कार्बन के ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन के बीच में, और इसी तरह बाकी दो में भी। तो ये ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप्ड हैं, इनकी पोजीशन जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, एक ही जगह है ये। ऐसे बॉन्ड्स जो एक ही जगह स्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड है, ऐसे ये बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ है, और ये इस तरह चौथा बॉन्ड है। चारों सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज्ड है, एक ही जगह स्थित है, लोकलाइज्ड, एक ही जगह। यहीं हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना है इधर। ऑन दी अदर हैंड, अगर अब हम देखें ब्यूटाडाइन, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, अब देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ऑब्वियसली ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव हुआ। स्थित कैसे हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 में, तो इस तरह 1,3 ब्यूटाडाइन, ये जो है हमारा, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। अब 1,3 ब्यूटाडाइन में हम देखें हो क्या रहा है। देखिए अब हाइब्रिडाइजेशन, पहले आप सोचिए, ये कार्बन और ये कार्बन, तो एक पाई ऑर्बिटल है, ये कार्बन और ये कार्बन एक पाई ऑर्बिटल है। एक एक पाई ऑर्बिटल के लिए हम आउटर मोस्ट शेल से जो है p ऑर्बिटल अगर अलग कर दें, क्योंकि p ऑर्बिटल ही लैटरल ओवरलैप से साइडवेज ओवरलैप जिसको कहते हैं, उससे क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो हर एक में एक एक p ऑर्बिटल कम कर लिया, तो अब बचे हुए जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइज करेंगे। तो बचे हुए हमारे ऑर्बिटल्स हैं एक s और 2 p, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन अब क्या होगा, sp2। तो हर एक कार्बन जो है वो यहाँ क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बॉन्ड एंगल भी आप समझ गए हैं, अब फैल जाएगा और क्या होगा, 120 डिग्रीज का शेप या ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल। पर अब इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ तो बॉन्ड्स एक ही जगह स्थित हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ ये पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड जो हैं ये क्या होंगे, ये पाई बॉन्ड्स अपनी जगह से डीलोकलाइज हो जाएंगे, क्योंकि हर एक में एक एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। तो कब 1 और 2 यहाँ बॉन्ड्स हैं पाए, 1 और 2 यहाँ है। लेकिन स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि इसमें, क्योंकि p ऑर्बिटल यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों के बीच ये यहाँ पाई बॉन्ड बन जाए, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाए, और क्या होगा फिर, यहाँ पाई बॉन्ड बनने से अब इनकी तो टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई दोनों की, तो यहाँ भी बॉन्ड नहीं चाहिए इसको, ना यहाँ चाहिए।
तो होगा कुछ इस तरह कि एक जगह आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि ये बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, या वाइसी वर्सा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, और अब ये वाला इधर शिफ्ट हो गया तो इसमें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया है। स्थिति कुछ इस तरह है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ये क्या हैं, एक जगह स्थित नहीं है, ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कैसे, अब पहले तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड था, और ये थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। अब यहाँ हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ सेकंड और थर्ड के बीच में ये पाई बॉन्ड आ गया है, तो अब इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हम ऐसा कह सकते हैं इधर चला गया है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया है क्योंकि इधर तो जरूरत नहीं है, यहाँ ये 4 वैलेंसी पूरी हो गई, तो ये इधर चला गया है तो इस पे नेगेटिव चार्ज। Such bonds are called as not localized but delocalized। ये एक जगह स्थित नहीं है। ऐसा संभव कैसे हुआ, ऐसा संभव तब हुआ क्योंकि इसमें हर एक कार्बन जो हमारा है ब्यूटाडाइन का, हर एक कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो हर एक में एक एक p ऑर्बिटल कैसा है, वो है अनहाइब्रिडाइज्ड। अब अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल है वो साइडवेज उसमें ओवरलैप होगा, तो कभी ओवरलैप है इस फर्स्ट और सेकंड यहाँ, और थर्ड और फोर्थ यहाँ, इन कार्बन्स के बीच में थर्ड और फोर्थ। पर कभी ओवरलैप कैसा है कि ये बॉन्ड, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, ये सेकंड और थर्ड के बीच में ओवरलैप है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, या इसका उलट भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया इधर, और ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है कि सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, या हम कह सकते हैं ये पाई बॉन्ड है, इट इज स्प्रेड ओवर 1 2 3 4 दीज 4 कार्बन्स, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि ये पूरे मिलके इस तरह से एक, यहाँ ये पाई बॉन्ड्स है, ये पाई बॉन्ड, तो कभी ये यहाँ यहाँ है, यहाँ है, पर कभी ये यहाँ भी है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है, दोनों का कह सकते हैं, कई जगह तीनों का भी लिखा रहता है, क्योंकि जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इधर शिफ्ट हो गया तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये चला जाएगा इधर तो राइट हैंड साइड वाले में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डीलोकलाइज्ड, वी कॉल इट अ डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है यहाँ या यहाँ, पर कभी यहाँ भी आ जा शिफ्ट हो जा रहा है। तो अब देखें इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड क्या हो गए, तो पाई बॉन्ड हो गए डीलोकलाइज्ड हमारे, और जो बाकी बचे हुए 3 हैं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है 3 मिक्स होंगे ऑर्बिटल्स, तो 3 ही हमारे बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो तीनों की स्थिति ये है कि ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड, कैसा है ये सिग्मा, इस कोने में भी सिग्मा बॉन्ड, ये है sp2 सिग्मा बॉन्ड, s कैसे, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, 1 2, और ये जो है इन दोनों के बीच में ये है sp2 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 सिग्मा बॉन्ड। तो क्योंकि 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स हैं तो sp2 sp2 तो इनके बीच में है, बाकी टर्मिनल कोने में ये है sp2 सिग्मा बॉन्ड। ऐसी इस और इस कार्बन के बीच में है sp2 sp2 सिग्मा बॉन्ड, ऐसी इस और इस कार्बन के बीच में है sp2 sp सिग्मा बॉन्ड, और जहां ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है सिग्मा बॉन्ड, वहां क्या है sp2s सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ही sp2s सिग्मा बॉन्ड, और टर्मिनली तो sp2s ऐसे 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब सिग्मा बॉन्ड्स तो आप देख रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, वो तो लोकलाइज्ड है,
लेकिन ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये कैसे हैं? डीलोकलाइज्ड. सो दिस इज द ऑर्बिटल molecular orbital diagram for 1,3-butadiene. तो इतने बड़े एरिया में फैले हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स चारों ऑर्बिटल्स के बीच में. इससे क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स लार्ज एरिया में फैलेंगे तो नेचुरली रेजोनेंस की स्थिति, इसको अब हम कहते हैं रेजोनेंस. अब हम देखेंगे क्या होता है रेजोनेंस. इसलिए बहुत जरूरी था शुरू में आप लोगों को बताना कॉन्सेप्ट किसका? लोकलाइज्ड बॉन्ड्स का और ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स का. तो चलिए हम आते हैं इसी तरह स्ट्रक्चर किस पे? बेंजीन. बेंजीन में भी क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स. 6 कार्बन्स के बीच में क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यानी कि ऑल्टरनेट. जैसे ब्यूटाडाइन में था ऐसे ही कॉन्जुगेट. जब ऑल्टरनेट होते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर को कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स. तो ये है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स. पर ये भी तो हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड्स जो यहाँ है एक क्षण इधर है, वो अगले क्षण कहाँ आ जाए? इधर आ जाए. ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया. आइए इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं. हाइब्रिडाइजेशन देखिए, अब डबल बॉन्ड है ना 2 कार्बन के बीच में, और जो मल्टीपल बॉन्ड होता है डबल या ट्रिपल हो वो हमेशा अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल. तो एक पी ऑर्बिटल हर एक कार्बन से अलग कर लीजिए, जो क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड. बचे हुए ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे. तो एक पी ऑर्बिटल अलग कर लिया तो बचे कितने? बाहर के शेल में एक s और 2 p. तो वो हाइब्रिडाइज होंगे, यानी कि फिर से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2. ईच एंड एवरी कार्बन इन द केस ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. इसको हमने इस तरह के स्ट्रक्चर से दिखा लिया है. ये स्ट्रक्चर जो है हमारा ये क्या है? ये दर्शाता है कि ये बॉन्ड पाई बॉन्ड एक जगह लोकलाइज नहीं है. ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरी रिंग में इस तरह से पाई रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कभी ये पाई बॉन्ड यहां है तो अगले क्षण ये यहां है. तो ये देखिए हर एक कार्बन में है एक पी ऑर्बिटल, कैसा? अनहाइब्रिडाइज्ड. तो यहां ये दोनों ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप, तो इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई. तो अब फिर ये दोनों के बीच में ओवरलैप, फिर ये दोनों के बीच में. तो इस तरह की स्थिति ये आ गई जो यहां दिखा रखी है. तो ये आ गई. अब क्या हुआ अगले क्षण? जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में बने हमारा बॉन्ड जो साइडवेज ओवरलैप से, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो एक यहाँ भी है. तो हो सकता है ये इन दोनों के बीच में बन जाए. तो ये इन दोनों के बीच में बन गया ये पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में. तो अब इसको यहाँ बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है. तो अब फिर ये वाला जो है किसके साथ बॉन्ड करेगा? वो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा. अब इनकी टेट्रावैलेंसी पूरी दोनों कार्बन की, तो अब यहाँ और यहाँ नहीं बनेगा. अब कहाँ बनेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गया इसके साथ पाई बॉन्ड में. तो अब ये और ये ओवरलैप करेंगे. मतलब कि ये जो हमारा है, जो हम कहते हैं पाई बॉन्ड बन रहा है, अगेन ये क्या है? पूरा ऐसा प्रतीत होता है कि कभी ये यहाँ है बॉन्ड, कभी ये यहाँ है. मतलब ये एक जगह स्थित नहीं है. ऐसा संभव क्यों हुआ? क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैप नहीं है स्ट्रॉन्ग. ये कैसा है? साइडवेज लैटरल ओवरलैप है. तो ये साइडवेज ओवरलैप इनके बीच में भी हो सकता है, पर अगले ही क्षण इनके बीच में भी हो सकता है, क्योंकि हर एक पी ऑर्बिटल में एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड एक जो है अनपेयर्ड वो इलेक्ट्रॉन है. तो हम ये कह सकते हैं, ये देखिए जो काले से दिखा रखा है ना, वो क्या है? कार्बन स्केलेटन या फ्रेमवर्क. ये कार्बन स्केलेटन. और ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है कि उस हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर अबव द प्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा. अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये बिलो जो नीली लाइन दिखा रखी है दैट इज अबव द प्लेन, नीली या ये काली सी लाइन. और जो लाल से है वो है बिलो द प्लेन. तो
बेंजीन रिंग में हम कह सकते हैं कि देयर इज अ पाई रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें बहुत ही स्थायित्व आ जाता है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा अब हमारा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का, हम ये पाई स्केलेटन देख रहे हैं, ये हो गया। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो क्या दर्शा रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि ऐसे जो हमारे 6 हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, वो साइडवेज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और इसी तरह इससे पहले हमने किस में देखी थी, 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में, वैसे ही इसमें भी 6 ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह क्या बन जाएगी, सर्कुलर रिंग हमारी पाई ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि इसकी मिलने की संभावना जो है जितनी यहाँ है अबव द प्लेन, उतनी ही कहाँ है, बिलो द प्लेन। सो देयर इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द बेंजीन रिंग। अब जब हमने ये देखा तो हम देख रहे हैं कि हमारा बेंजीन जो है, बेंजीन उसमें जो स्थिति है वो कैसी है, इसमें स्थिति फिर से क्या है, एक जगह स्थित नहीं है। हमारे ये बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स जो हैं वो एक जगह स्थित नहीं है। तो एक जगह ना स्थित हों, इस तरह डीलोकलाइज्ड हों, तो ये जो स्ट्रक्चर अब हमारे बनते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हम ये वाला बेंजीन सिंथेसाइज कर रहे हैं या ये वाला, नो, ये हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल बेंजीन जो है इट इज अ हाइब्रिड, वी कैन से, ये दोनों का मिक्सचर है, इसका भी और इसका भी। एक क्षण तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, दूसरे क्षण इस तरह है। तो इस तरह क्यों है, क्योंकि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं। A compound which can be represented by different structures, अलग अलग स्ट्रक्चर से जिस कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो अलग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कार्बन की पोजीशन नहीं बदलती है, सिर्फ पोजीशन बदलती है। तो किसकी बदलती है, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, डिफरिंग ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है, बेसिकली रेजोनेंस हमारी वो स्थिति है जब किसी एक कंपाउंड को हम दर्शा सकते हैं अनेकों स्ट्रक्चर से, वो 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं वो स्ट्रक्चर्स, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, ये निर्भर करता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर में कार्बन फ्रेमवर्क नहीं चेंज हो रहा है, देखिए वो वही रहता है, कार्बन की पोजीशन नहीं बदल रही है, बदल रही है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये जो हमारा बना अल्टीमेटली जो कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं, वो है इन सबका मिला जुला स्वरूप। इन स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कंपाउंड एक्चुअल में इनका मिला जुला क्या होता है, किसी क्षण इस फॉर्म में तो अगले क्षण इस फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, इसको कहते हैं रेजोनेंस की स्थिति। अब कैसे पता लगे, देखिए हम देख तो सकते नहीं है ना इस तरह होते हुए, साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ एविडेंस होगा, कुछ प्रूफ होगा, जिसके बेसिस पर हमने कहा कि इस तरह का उसमें फिनोमेना होता है, ऐसी घटना है ये एक विशेष किस्म की कि जिससे स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो कैसे बताएं, अब ऐसे बताएं, क्योंकि ये देखा गया कि जिस कंपाउंड में, कई कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी का उसमें कारण जो है वो क्या है, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा उसमें स्थायित्व आता है। मतलब ये एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिससे उसमें मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड में क्या आ जाता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। अब ये कैसे स्टेबिलिटी कैसे पता लगती है, स्टेबिलिटी इसके कई हम कह सकते हैं उदाहरण हैं, कई एविडेंसेस हैं। वो ऐसे पता लगती है कि देखिए, जैसे अगर हम बेंजीन की ही बात करें इसमें, तो हम क्या देख रहे हैं, बेंजीन में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जहां जहां डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड स्ट्रेन में बने होते हैं ना, इस तरह लैटरल ओवरलैप से ऐसे झुक करके ऐसे बनते हैं। सपोजिंग आपको ऐसे झुक करके खड़े रहने को कहा जाए, कितनी देर खड़े हो सकते हैं आप, कोशिश करेंगे सीधे हो जाए, यानी कि
ये पाई बॉन्ड जो ऐसे झुक करके आपस में बने हुए हैं लैटरल ओवरलैप से, जैसे इनको मौका मिलेगा ये खुलेंगे तो क्या होगा, कुछ रिएजेंट डाला जाए तो एक यहां लग जाएगा ग्रुप या एटम, एक यहां लग जाएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड किस में बदल जाएगा, तुरंत सिग्मा में, जिसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तभी तो इनमें क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन, बहुत रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये बॉन्ड्स। लेकिन बेंजीन में देखा गया है कि एडिशन रिएक्शन नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी हम पढ़ेंगे आगे, पहले कुछ आप पढ़ भी चुके हैं। इसमें ये डबल बॉन्ड खुलते नहीं है, खुलेंगे नहीं, सिर्फ ये होगा कि एक हाइड्रोजन यहां से निकल आएगा, उसकी जगह एक ग्रुप लग जाएगा, ऐसी एक हाइड्रोजन की जगह यहां से एक ग्रुप, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन निकला, ग्रुप लग गया, मतलब एक एटम निकला, उसकी एवज में दूसरा लगा एटम या ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो एडिशन नहीं हो रहा है, मतलब कि ये डबल बॉन्ड बड़े स्टेबल हैं, तो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, विशेष गुण है ये हैं। रेजोनेंस एनर्जी से हम निकाल लेंगे कि कैसी ये स्टेबिलिटी है। देखिए, इससे बेंजीन का उदाहरण लेते हुए करते हैं। बेंजीन उदाहरण स्वरूप, इसमें जो थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, वो कैलकुलेटेड वैल्यू वो आती है 3446 किलो जूल्स पर मोल हीट ऑफ कंबस्शन। अब हीट ऑफ कंबस्शन क्या है हमारी, हीट ऑफ कंबस्शन जो है वो इस तरह निकलती है कि जो जब इसको हम नाम जैसा है, जैसे हीट करते हैं, तो इसमें अब हम देख रहे हैं ना कि क्या है, इसमें 6 तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कौन से, कार्बन हाइड्रोजन के, 3 है कार्बन कार्बन के, और 3 है हमारे इसमें पाई बॉन्ड्स। तो हीट करेंगे तो जो वैल्यू आती है हमारी वो आएगी 3446 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू। अब जो एक्सपेरिमेंटल आती है, जब जो हम वाकई में निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हीट ऑफ कंबस्शन जो आती है, वो आती है 3300 किलो जूल्स पर मोल में, यानी कम। हीट ऑफ कंबस्शन हीट जितनी इसमें होगी वही निकलेगी। इनका डिफरेंस क्या आ गया, जो डिफरेंस इन दोनों का आ गया, कम है ये वैल्यू, तो वो जो डिफरेंस इन दोनों के बीच का आ रहा, वो आ रहा 146 किलो जूल्स पर मोल। ये क्यों आ रहा है ये डिफरेंस, थियोरेटिकली तो कैलकुलेटेड इतनी थी, हर एक जब बॉन्ड ये कंबस्शन होगा तो हर एक बॉन्ड की वैल्यू, जो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं 3, और जो हमारे 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इसके अलावा कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड्स हैं, तो उसके फलस्वरूप ये होनी चाहिए थी कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो निकली वो कम निकली, यानी कि कम एनर्जी का मतलब है वो क्या है, स्टेबल। और क्यों है वो स्टेबल, रेजोनेंस के कारण, इसीलिए हम इसको कहते हैं इसकी रेजोनेंस एनर्जी। ये आती है 146 किलो जूल्स पर मोल हीट ऑफ कंबस्शन से जो कैलकुलेट करते हैं बेंजीन। अब वहीं आ जाए हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब अब कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना हर, तो देखिए इसमें कितने हैं, इसमें हमारे पास कहाँ ऐसे जो स्थितियां हैं ऐसी कितनी हैं, ये हमारी हाइड्रोजन 3 हमारे पास ऐसे बॉन्ड्स हैं बेंजीन में, आप देख रहे हैं ना जहां लगेगा ये, तो ये हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की जो वैल्यू आती है वो एक पाई बॉन्ड, जैसे इथाइलिन है CH2CH2 उसके बेसिस पर, तो उसमें जिसमें एक ही होता है तो आती है 8.6 किलो कैलोरी। अभी चलिए किलो कैलोरी में लिख दिया, यू कैन कन्वर्ट इट टू किलो जूल्स आल्सो, तो 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल। अब इसमें तो 3 है ऐसे डबल बॉन्ड, यानी कि इसमें जो होनी चाहिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो कितनी होनी चाहिए, इसकी तिगनी, 28.6 इंटू 3, तो ये आ गई 85.8 किलो कैलोरीज पर मोल, थ्योरेटिकल वैल्यू है ये। जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें जैसे इथाइलिन के में बॉन्ड खुलता है तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है फलस्वरूप वो इतनी होती है 28.6। अब क्योंकि बेंजीन में 3 है ऐसे डबल बॉन्ड, तो एनर्जी निकलनी चाहिए वो इतनी,
लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आती है वो कितनी आती है 49.8 किलो कैलोरीज पर मोल। डिफरेंस क्या आ गया 36 किलो कैलोरी पर मोल। ज़्यादातर जगह वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा से ही बताते हैं 36 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें कम एनर्जी है। कम एनर्जी का मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। किस तरह से, क्यों है वो स्टेबल, क्या विशेष चीज़ हो रही है उसमें? जो इथाइलिन या कोई भी हम ऐसा कंपेयर करें उसके साथ कंपाउंड जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं उनसे कम आ रही है। इसमें भी तो 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन में। इसका मतलब ये अंदर की एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज हुई वो उसमें इतनी कम है। कम एनर्जी मतलब, कम एनर्जी का मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। और ये कम एनर्जी जो है वो किस कारण से, रेजोनेंस के कारण है इसमें। तो वो उस मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इससे हमें पता लग गया, देखिए ये कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ प्रूफ है टू शो कि इसमें रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, ये रेजोनेंस की वजह से क्या हो रही है, इसमें स्टेबिलिटी आ रही है। और ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट एविडेंसेस में देखें तो ये तो रेजोनेंस एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, हीट ऑफ कंबस्शन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हम चलिए देख लें बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ देखिए बेंजीन में क्या होनी चाहिए, आप देख रहे हैं ना बेंजीन में क्या है। बॉन्ड लेंथ मेजर करें तो डबल बॉन्ड छोटा होता है कुछ, क्योंकि ऐसे स्ट्रेन हो जाता है इसमें तो छोटा शॉर्टन हो जाएगा डबल बॉन्ड। और यह है सिंगल बॉन्ड, ये लंबा होता है उसके कंपैरिजन में। तो हमें इसमें दो टाइप के बॉन्ड लेंथ मिलने चाहिए, दो, दैट फॉर डबल बॉन्ड एंड दैट फॉर सिंगल बॉन्ड, द अदर वन। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसा है, पर यहाँ डीलोकलाइजेशन हो गया। जो एक समय में क्या था, हमारा पाई बॉन्ड यहाँ था तो अगले क्षण वो यहाँ आ गया। मतलब क्या हुआ, एक क्षण ये डबल बॉन्ड था, दूसरे क्षण ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। एक क्षण ये सिंगल बॉन्ड था, दूसरे क्षण वो डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, एंड सो ऑन। इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ वैल्यूज हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की लगभग 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट और डबल बॉन्ड की कुछ शॉर्ट होता है वो, तो 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये दो मिलनी चाहिए, लेकिन जब बॉन्ड लेंथ मेजर करे गए तो बेंजीन में ये पता लगा, बेंजीन में क्या होता है, जो वैल्यू आती है ना तो वो सिंगल बॉन्ड के बराबर ना डबल बॉन्ड, वो इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच की होती है। और सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल 1.40 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये कैसे संभव है, ये तभी तो संभव है जब एक समय में एक बॉन्ड ये डबल था, दूसरे समय में वो सिंगल बन गया। तो डबल और सिंगल के बीच के ये हमारे 6 के 6 बॉन्ड्स दो किस्म के ना आके सब आइडेंटिकल एक समान होते हैं 1.40 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इन चीजों से बिल्कुल प्रूव हो गया कि इसमें बॉन्ड जो है एक जगह स्थित नहीं है, बॉन्ड्स लगातार डीलोकलाइज हो रहे हैं। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इसमें स्थायित्व आ रहा है। और ये स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतने ही ज्यादा वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। ये रेजोनेंस एनर्जीज जो हैं हीट ऑफ कंबस्शन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा से हमने निकाल ली, क्योंकि अंदर की एनर्जी जो है जब रिलीज हुई तो वो कम निकली। कम क्यों निकली, कम इसलिए निकली क्योंकि वो मॉलिक्यूल क्या था, स्टेबलाइज हो गया था, किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा। अब कुछ कंडीशंस है, ये नहीं है हम उटपटांग स्ट्रक्चर बनाते चले जाएं और कहीं भी नेगेटिव चार्ज रख दें, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज रख दें, कहीं भी पाई इलेक्ट्रॉन्स रख लें। उसके पीछे कुछ नियम हैं, उन नियम जब फॉलो होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है वो, कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे से फर्क सिर्फ कैसे होने चाहिए, ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाकी कोई फर्क नहीं होता है। कार्बन स्केलेटन उसमें ज्यों की त्यों रहती है, जो फ्रेमवर्क कार्बन का होता है। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे कि दोनों में पेयर्ड और अनपेयर्ड, हमने देखा ना बेंजीन में दो स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाए कि पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों में क्या थे, बराबर ही थे, फर्क थोड़ी थे। ठीक है, हालांकि बेंजीन में आप पढ़ चुके होंगे कि इसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कैक्लियस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, लेकिन उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन वो कम होता है कैक्लियस स्ट्रक्चर्स का। तो हम
मेनली मतलब मेनली कैक्ले स्ट्रक्चर मतलब दीवार के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कहने का मतलब है जो जब हम बेंजीन पढ़ेंगे ना तो हम उसमें से कैक्ले स्ट्रक्चर और दीवार स्ट्रक्चर दोनों बनाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन और क्यों ऐसा होता है कि हमारे जो कैक्ले को तो कहते हैं ना, ही ड्रीम्ड ऑफ इट, कि इस तरह घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स, और उस आधार पर जो 1 और 2 हमने स्ट्रक्चर बनाए। बाकी जो और स्ट्रक्चर होते हैं, दीवार स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं, वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो उसमें है जो स्टेबिलिटी क्योंकि उतनी नहीं हो पाती, उतने स्टेबिलिटी उतनी स्थायित्व वो नहीं दे पाते हैं जितने की कैक्ले स्ट्रक्चर देते हैं। अब हम देखेंगे एनर्जीज भी जो होती है ना, ये वो सेम होती है, किसकी, नियरली हमारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये नियरली द सेम। तो जितनी सिमिलर सी होंगी एनर्जीज, उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होगा टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। जो हम कह रहे थे इससे पहले कि कैक्ले स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं और दीवार के स्ट्रक्चर्स क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड। और जितने हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा अभी से पहले बता भी रहे हैं कि वो बराबर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है इक्वली, वो डिपेंड करता है कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा हो, उसकी किस तरह से स्टेबिलिटी है। स्ट्रक्चर्स जिसमें ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दोज जिसमें कि कोवैलेंट बॉन्ड्स हमारे कम होते हैं। जब हम कई स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो हम देखेंगे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स, हम उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स देखेंगे कितने गिनेंगे, हम देखेंगे कि वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दोज which have less of these covalent bonds। वहीं पे चार्ज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। हमने देखा था ना ब्यूटाडाइन में एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया था, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो उनका कंट्रीब्यूशन कम होता है एज कंपेयर टू दोज वेयर देयर इज लेस चार्ज। इसीलिए जो कैक्ले स्ट्रक्चर भी था हमने बनाए थे, हमने तो उसमें देखा था ना कहीं चार्ज थोड़ी है, उसमें चार्ज नहीं है उसमें, वो दोनों आपने देखे कहीं पे चार्ज नहीं दिखा, लेकिन ब्यूटाडाइन में आपने देखा चार्ज है। स्ट्रक्चर्स विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, जैसा कि जाहिर है कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स खींचने की क्षमता होती है, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ को, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, जैसा कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा वनस्पति के कि जहां ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं हमारे रेजोनेंस के। तो हमने क्या देखा, हमने देखा रेजोनेंस, पहले तो हमने देखे कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये समझना जरूरी है। फिर हमने देखा कि जो डीलोकलाइजेशन होता है इससे फर्दर एक फिनोमेना होता है, इसकी वजह से जो होता है मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन से हम कहते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस का फिनोमेना जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल को वो क्या देता है, स्टेबिलिटी। कैसे पता लगा कि हमें रेजोनेंस हो रहा है, बॉन्ड लेंथ मेजर करके, रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करके, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों को के बीच में कंपैरिजन करके, और उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को देखते हुए। साथ में ये नहीं कि रेजोनेंस के कैसे भी स्ट्रक्चर बन जाए, उसके कुछ विशेष उसके पीछे नियम हैं कि उसमें कार्बन की स्केलेटन जो है वो वही रहनी चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइग्रेट होने चाहिए, और उसमें भी जो हमारी एनर्जीज हैं लगभग लगभग समान होती हैं। और हम देखते हैं इसमें कि हमने तो खाली बेंजीन के 2 ही स्ट्रक्चर बनाए जो कि एक्ली स्ट्रक्चर है हमारे, और जो दूसरे स्ट्रक्चर थे होते हैं, जब हम बेंजीन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि वो जो दीवार स्ट्रक्चर्स है उनका कंट्रीब्यूशन कम क्यों है, उनका बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है सिमेट्री जो है उस किस्म से नहीं मेंटेन होती है। तो इसी तरह ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन में हमने देखा ना पाए इलेक्ट्रॉन्स बीच में हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टर्मिनल दोनों कार्बन में है, जिसका कंट्रीब्यूशन कुछ कम होता है इन कंपैरिजन टू दैट स्ट्रक्चर
जिसमें कि हमारा डबल बॉन्ड जो है सिमेट्रिकल दोनों तरफ है। तो ये थी हमारी रेजोनेंस की एक छोटी सी कोशिश समझाने की कि किसको हम रेजोनेंस कहते हैं। यही अंत नहीं है रेजोनेंस का। अब हम पढ़ेंगे कि जो घटना है जो रेजोनेंस की, इसका क्या महत्व है केमिस्ट्री में, किस तरह ये कंट्रोल करती है कई रिएक्शंस और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को उस कंपाउंड के, कि उसमें क्या क्या रेजोनेंस की वजह से जो है चेंजेस होते हैं हमारे ग्रुप्स में, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पर उसके विपरीत किस किस्म के उसमें गुण आ गए जो कि रेजोनेंस की वजह से ही क्या है एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।